अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाजरीन, रमज़ान मुबारक एक इंतहाई बाबरकत और रहमतों वाला महीना है और इस महीने में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और रहमतें समेटे। लेकिन इसी सिलसिले में कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो इसी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि उन्हें रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, रोज़ा रखेंगे तो क्या होगा। वो कौन अफराद होते हैं? वो अफराद वो होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है और वो हमेशा इस कंफ्यूजन में ही अपनी रमज़ान की इबादतों से महरूमियों का शिकार रह जाते हैं कि उन्हें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। शुगर कम हो गई तो क्या करेंगे, शुगर बढ़ गई तो क्या करेंगे, चक्कर आएंगे तो क्या करेंगे। तो इसी मसले को आज हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, जिसका उन्वान है डायबिटीज़ के साथ रमज़ान कैसे गुजारें। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान शेख, जो कि आज आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और आपको मजीद गाइड करेंगे कि डायबिटीज़ के लिए आप रमज़ान में क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में मीडिया फोकस चैनल की जानिब से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि नाजरीन आज आपकी बातों से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो मिथ्स कुछ लोगों के दिमाग में होती हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो हम पे रोज़े माफ़ हैं। अक्सर हमारी प्रैक्टिस में देखने में आता है, कुछ समझते हैं कि हमें तो रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने हम पे माफ़ किया। कि ये बात सही है या डायबिटीज़ वाले अफराद भी रोज़ा रख सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम रोज़ा नहीं रखेंगे जी जी क्योंकि हमें डायबिटीज़ है। जी इसके बरक्स कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगियां हैं, कुछ भी हैं, हम रोज़ा ज़रूर रखेंगे। जी तो हर तरह के लोग आते हैं और उनको उस हिसाब से डील करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है हम मरीज़ की बात तो नहीं मानते, जी जी तो हम जो साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास जी कि कौन से मरीज़ रोज़ा रखें, जी कौन से मरीज़ रोज़ा न रखें, उस सिलसिले में हमने डॉक्टरों ने अपने तौर पे गाइडलाइन बनाई है। 3 कैटेगरीज हैं। अच्छा जैसे ट्रैफिक लाइट होती है रेड, येलो, ग्रीन, जी बिल्कुल वही है कि रेड वाले हम कहते हैं कि रोज़ा न रखें, अच्छा हमारी तरफ से रोज़ा न रखें। अच्छा मगर मसला ये है कि वो लोग कहते हैं, मैं बताऊंगा वो कौन से कैटेगरी है, मगर फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि नहीं रखो, ये है मगर हम रखेंगे। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम कहें कि भाई देखो मैंने तुम्हें रोक दिया, अब आपकी मर्जी है, आप रखो न रखो, आप जानो रोज़ा जाने। या तो एक ये रास्ता है हमारे पास। जी दूसरा ये है कि हम उनका एहतराम करें, वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो जो भी साइंटिफिक एविडेंस हो वो उनको बता दें कि भाई अब ठीक है रोज़ा रखो, मगर आपको ये शर्तें माननी होगी। अच्छा शर्तें ये माननी होगी कि ये दवा चेंज करनी होगी, इस तरीके इस टाइम पे आपको टेस्ट करना होगा। ये गलत फहमी है कि टेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है क्योंकि खून निकलता है, ये गलत फहमी है। अच्छा रोज़ा टूटता नहीं है। अच्छा और ड्यूरिंग फास्टिंग, रोज़े के दौरान दिन को लाजमन 2-3 दफ़ा शुगर के मरीज चेक करें और उसको लिखते रहें। अच्छा ये उसूल बना लें कि जब भी शुगर चेक करें उसको लिखें और लिखा हुआ रिकॉर्ड डॉक्टर के पास लेके जाएं। जी ये मैं एहतियातन बता रहा हूँ क्योंकि कई मरीज शुगर चेक भी करते हैं, जी लिखना भूल जाते हैं, हाँ लिखते हैं, डॉक्टर को दिखाना भूल जाते हैं। वो उनके पास अमानत है क्योंकि वो खुद क्या करेंगे वो शुगर देख के, जी तो ज़ाया कर देते हैं, पैसे भी ज़ाया करते हैं, तकलीफ इतनी देते हैं, वो भी ज़ाया कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ठीक है भाई आप रोज़ा रखो, हाई रिस्क कैटेगरी रेड कलर, मगर ये एहतियात करनी है आपको हर हफ्ते हमारे पास आना है, ये टेस्ट कराने हैं, ये दवाएं हम चेंज करें उस हिसाब से खाएं, ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है कि हम कहते हैं कि बेहतर है रोज़ा न रखो, अच्छा ठीक है ना, जी येलो कलर, जी जी मगर अगर रखना चाहते हो तो फिर इंस्ट्रक्शन है, मगर वो इतनी डेंजरस कैटेगरी नहीं है जितनी सेकंड कैटेगरी है। अच्छा थर्ड वो है जो लाइफ स्टाइल पे हैं या एक गोली खाते हैं, टाइप 2 के पेशेंट, जी और वो इंसुलिन एक दफा लगाते हैं, अच्छा वो आते हैं ग्रीन कैटेगरी 3 में। अच्छा उनको हम इनकरेज कहते हैं कि आप रोज़ा रखो क्योंकि रोज़ा आपके लिए फायदेमंद है, मगर अंडर सर्टेन गाइडेंस, यानी ये है ना, यानी कुछ शर्तें लगा देते हैं, उस पे करें आप।
تو یہ 3 کیٹیگری. اب میں مختصراً بتاؤں کہ ساری تو باتیں نہیں ہو سکتی 15 منٹ میں، مگر مختصراً بتاؤں ہائی رسک کیٹیگری کون سی ہیں. یہ وہ ہیں حاملہ عورتیں جن کی شوگر انکنٹرولڈ ہے. اچھا. ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹ کیونکہ وہ انسولین پہ ہوتے ہیں جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے. ٹائپ 1 کے پیشنٹ جن کی شوگر کنٹرول ہے وہ بھی یلو کیٹیگری میں آتے ہیں، گرین میں وہ بھی نہیں آتے. ہاں، مگر رکھ سکتے ہیں انڈر سپرویژن، اس طرح کہیں. اچھا، اس کے علاوہ وہ ایجڈ لوگ 70-80 سال کے جن کو کمپلیکیشن ہے شوگر کی، آئی سائٹ ویک ہے، ہاتھوں میں ٹریمرز ہیں، اور ایسا بھی کمزوری ہے، جسم کا کوئی ہاں، اور سائیکوٹک ڈرگ کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، نفسیاتی ڈپریشن عموماً ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی گولیاں سائیکوٹک ڈرگس کھاتے ہیں، اینٹی سائیکوٹک ڈرگس جو ہیں. تو وہ آتے ہیں ہائی کیٹیگری میں، کیونکہ اگر ان کو ہائپوگلائسیمیا ہو جائے، شوگر کم ہو جائے تو بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے. اب پریگننٹ خواتین جو ہیں ڈائبٹیز کی، ان کی ذمہ 2 زندگیاں ہیں، ایک اپنی، ایک جو بچہ پیٹ میں ہے. تو وہ ہائی کیٹیگری میں ہے، ہائی رسک کیٹیگری میں. اچھا، اس کے بعد آتی ہے میڈیم کیٹیگری، جو بہتر ہے نہ رکھیں مگر رکھے تو انڈر سپرویژن. اس میں پھر جو ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹ ہے، وہ پیشنٹ جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے مگر اسٹیبل ہے، اسٹینٹ پڑ چکے ہیں مگر اسٹیبل ہے، دواؤں پہ ہے، اسٹیبل ہے، بلڈ پریشر ہے، اسٹیبل ہے، وہ میڈیم کیٹیگری میں آتے ہیں، یلو کلر. اچھا، جن کو تازہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، تازہ اسٹینٹ پڑا ہے، وہ روزہ نہ رکھے، وہ نہ رکھے. اچھا، تو یہ میڈیم کیٹیگری ہے. مختصراً 2-3 مثالیں دیتا ہوں. اس طرح لو کیٹیگری وہ ہے جو ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ، ٹائپ 1 والے لو کیٹیگری میں ہیں ہی نہیں. تو وہ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں 1 یا 2، اور شوگر کنٹرول میں ہے، اور لائف اسٹائل پہ توجہ دے رہے ہیں. تو وہ 3 کیٹیگری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے مریض کو کون سی کیٹیگری میں جانا چاہیے. میں پہلے یہ بتا دوں کہ رمضان شریف اسٹارٹ ہونے سے پہلے شوگر کے مریض کو چاہیے کہ 2 ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ جو فیملی فزیشین ہے یا کنسلٹنٹ جو بھی ہے ان کا اپنا، کیونکہ ہر شوگر کا مریض کا کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، ان کے پاس جائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری شوگر ہے، یہ میں گولیاں کھا رہا ہوں، آپ نے تجویز کی ہیں، اب بتائیں کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. تو وہ ڈاکٹر آپ کو 3 کیٹیگری میں سے ایک میں فٹ کرے گا اور اس کے حساب سے آپ کو بتائے گا، اور آپ کو ڈاکٹر کا کہا ماننا ہے. کیونکہ دیکھیں ایون مفتی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے یہ ہے فتویٰ، آگے آپ کا ڈاکٹر جو کہے اس کا کہا مانے. اس طرح ڈاکٹر کا یعنی سمجھے کہ مفتی کا درجہ مل گیا کہ آپ روزہ رکھو آپ نہ رکھو. کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی وہ اس کا سارا گناہ جو ہے اپنے سر لیتا ہے. تو ڈاکٹر سوچ سمجھ کے کہتا ہے، اور ڈاکٹر جب کہے کہ روزہ نہ رکھیں تو پلیز بہتر ہے نہ رکھیں. اس کا جو بھی صدقہ ہے، فدیہ ہے، یا روزے بعد میں رکھیں قضا کر کے، مگر بہتر ہے نہ رکھیں آپ. اب اسلام جو ہے نا آسان مذہب ہے. اسلام، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو تکلیف پہنچے میری وجہ سے یا میرے جو اسلام کی وجہ سے، کبھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا سفر میں روزہ معاف ہے، یہ پہلے ہی دیکھیں معاف کر دیا. سفر میں نمازیں چھوٹی ہیں تو پہلے ہی یعنی خیال رکھا گیا ہے کہ جو تکلیف کے منزلیں ہیں اس میں آسانی کریں. اچھا، بہت اچھا سر آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا. نارملی جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کے ذہن میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے، جیسے ڈائبٹک افراد کو عموماً بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، واش روم بار بار جانا پڑتا ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے. تو جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا اور روزے کے دوران اگر شوگر ہماری لو ہو گئی، کم ہو گئی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ روزہ توڑنا تو یہ گناہ ہے، تو پھر اس حال میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اس سچویشن میں کیا کریں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے آپ نے. اب دیکھیں یہ جو علامتیں بتائی نا، یہ وہ شوگر کے مریض ہیں جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے. بار بار واش روم جانا، بار بار بھوک لگنا، بار بار پیاس لگنا، یہ کنٹرول ڈائبٹیز کی نشانیاں نہیں ہے. کنٹرول ڈائبٹیز میں کوئی علامت نہیں ہونی چاہیے.
یہ نشانیاں انکنٹرولڈ ہے تو بہتر ہے یا تو وہ روزہ نہ رکھیں یا بہتر ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. وہ آپ کے ٹیسٹ کرائے گا, چیک اپ کرے گا, دوائیں دیکھے گا, اس کے حساب سے دے گا آپ کو جو مشورہ ان کا ہے. اچھا اب دیکھیں, آپ نے کہا کہ روزہ توڑنا پڑے, تو پہلے تو آپ ان 3 کیٹیگری میں سے ایک میں اپنے آپ کو فٹ کرائیں, اس کے حساب سے انسٹرکشن لیں ڈاکٹر صاحب آپ کا جو بھی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ توڑنا پڑے تو اس کے لیے ہمارے پاس دیکھیں نا سائنٹیفک ایویڈنس ہیں ہمارے پاس, اور کچھ نہ کچھ انسٹرکشن ہونی چاہیے, وہ ہے ہمارے پاس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوگر جب 300 سے بڑھ جائے تو انسٹرکشن ہے کہ روزہ توڑو, کیونکہ 300 سے بڑھ گئی مینس جو علامتیں آپ نے بتائیں کہ بار بار یورین پاس کرنا, بار بار پیاس لگنا, بھوک لگنا, یہ ہوں گی 300 سے زیادہ ہو, اور پیشاب زیادہ آئے گا تو ڈی ہائیڈریشن ہوگی. ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے کہ جسم میں پانی اور نمکیات دونوں کم ہو جائیں گے, اس کے لیے ہارٹ اٹیک کا, فالج کا خطرہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بیہوش آدمی ہو جاتا ہے اور آئی سی یو میں لے کے جاتے ہیں اس کو. پھر بیہوش کو تو گھر میں علاج نہیں کرتے, اور آئی سی یو کا خرچہ ہے آپ سمجھیں کہ کم از کم 30,000 اور میکسیمم لاکھ 1.5 لاکھ ایک رات کا خرچہ اگر اچھے ہاسپٹل. تو یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے, سستی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گائیڈ لائن ہے کہ 300 سے اوپر ہو تو روزہ توڑیں. مگر دیکھیں یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو گائیڈ لائن ہونی چاہیے نا, مگر ہم کہتے ہیں کہ ٹیلر میڈ, ون شرٹ ڈزنٹ فٹ آل, ایک شرٹ ہر ایک کو پوری نہیں آتی. اس طرح یہ گائیڈ لائن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اب سپوز مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے, آدھا گھنٹہ ہے مغرب میں افطار میں, اور آپ کی شوگر 300 ہو گئی, وہ پہنچ گئی کہ روزہ توڑو, مگر آپ آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو, تو بہتر ہے آپ تھوڑا ویٹ کریں, چیک کرتے رہیں ہر 10 منٹ میں شوگر, اور علامتوں پہ نظر رکھیں. اور زیادہ کمزوری یا غشی ہونے لگے تو فوراً روزہ توڑیں, اور پھر اس کا جو صدقہ ہے وہ دے دیں, مگر پھر ویٹ کر سکتے ہیں. اس طرح دوسرے اینڈ پہ ہے کہ 70 سے کم ہو جائے شوگر تو روزہ توڑو. ہاں اب دیکھو نا 70 ایک گائیڈ لائن ہے نا, ایک جنرل, مگر ہر پیشنٹ کی الگ الگ اس میں وہ فٹ ہوتے ہیں. کیسے کہ سپوز کسی پیشنٹ کا صبح سویرے سحری کر کے سویا, 8 بجے اٹھا صبح, شوگر دیکھی 70, بھائی روزہ توڑو, کیونکہ صبح سے ہی 70 ہے تو اب آپ کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں, دوائیں لے چکے ہیں آپ سحر کی, اور وہ کام کرتی رہیں گی تو 70 سے اور کم ہو جائے گی نا, تو توڑو. مگر وہی کیفیت اگر آپ کو افطار سے 20 منٹ پہلے آ گئی 70 آ گیا, بھائی توڑو, مگر آپ ٹھیک بیٹھے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ تھوڑا ویٹ کریں, شوگر چیک کرتے رہیں, بشرطِ علامتیں نہ ہوں. شوگر کم ہونے کی علامتیں ہر شوگر کے مریض کو پتہ ہوتی ہیں, وہ مخصوص علامتیں ہوتی ہیں, اور خدا کی نعمت ہے کہ وہ علامتیں آتی ہے ہمیں. وہ ایک وارننگ ہوتی ہے, جیسے سائرن بجتا ہے نا کہ فوراً کچھ کھا لو, فوراً کچھ کھا لو. وہ یہ ہے کہ ہاتھ کانپتے ہیں, دل ڈھک ڈھک کرتا ہے, پسینہ چھوٹتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے, دل چاہتا ہے کہ جو بھی سامنے وہ کھا لیں. تو یہ ہائپوگلائسیمیا کی شوگر کم ہونے کی علامات ہیں. تو یہ جب ظاہر ہوں تو روزہ توڑنا چاہیے. ہاں, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اب شوگر 70 سے بھی کم ہو گئی ہے اور خطرہ بڑھ گیا ہے. سر جیسے آپ نے علامتوں کی بات کی, آپ نے وہ بھی چند علامتیں بتا دی, لیکن کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے یا ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے, تو وہ کون سی علامتیں ہیں کہ اگر روزے کے دوران وہ ظاہر ہو جائیں تو ڈائبٹک افراد کو ضرورت ہے کہ وہ رش کریں ٹورڈز ہاسپٹل یا کسی کنسلٹنٹ سے؟ ہاں دیکھیں نا, ڈیورنگ فاسٹنگ, دن کو روزے کے درمیان, ایک تو میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ شوگر کے مریض دن میں ایکسرسائز نہ کریں, ایکسرسائز کریں رات کو افطاری کا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد. یہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ دن کو ڈینجرس ہو سکتا ہے ایکسرسائز کرنا. اگر کوئی فل تراویح پڑھتا ہے نا تو وہ فل ایکسرسائز ہے, ٹائمنگ بھی وہی ہے, یعنی کھانے سے افطار کے 2 گھنٹے کے بعد ہوتی ہیں, بالکل ٹائمنگ بھی ایکسرسائز والی ہے اور فل ایکسرسائز ہے. اگر تراویح پڑھتے ہیں تو اور ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. اب ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایک تو ہائپوگلائسیمیا ہونے لگے, غشی ہونے لگے, بے ہوشی ہونے لگے. بے ہوشی اگر ہونے لگے تو فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے.
हाँ देखिए ना, अगर शुगर आपकी 80 है, जी जी देखिए ना एकदम तो बेहोश नहीं होता ना, पहले अलामतें आती हैं, जी तो आप शुगर चेक करें। अगर 70 के करीब है तो मीठा मीठा खा लें और रोजा तोड़ें, जाहिर है, और उसके बाद फिर रोजा तोड़ के आप देखिए अगर ठीक हो गए हो तो हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। बस ये कि शुगर चेक करते रहा करें, अच्छा क्योंकि गोलियां जो आप शहर को खा चुके हैं, शहरी को, वो अपना असर करती रहेंगी। तो हो सकता है आप एक दफा कुछ ड्रिंक वगैरह मीठी पी के आप ठीक हो गए, मगर दवाओं का असर फिर हो गया, फिर आप बेहोशी तारे होने लगी। अच्छा तो बेहतर है कि आप चेक करते रहें शुगर और अलामतें नोट करते रहें, और अगर गशी तारे होने लगे तो फौरन वो खुद चला जाए हॉस्पिटल, या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जाहिर है कि वो भी तो कंसर्न होते हैं शुगर के मरीज के, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि बेहोशी होना मीन्स डायबिटिक कीटोसिडोसिस होने वाली है या हो गई है, तो वो मेडिकल इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी में लेके जाएं आप। अच्छा अच्छा ठीक है। इस तरह खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट अटैक की अलामत हो कि भाई सीना जकड़ रहा है, अच्छा तो या हार्ट अटैक की जो निशानियां होती हैं, या फालिज, खुदा न खास्ता, देखे ना डिहाइड्रेशन जब हो जाए तो ये चीजें हो सकती है। जी तो अगर फालिज का जो निशानियां है कि भाई ये सा मूव नहीं कर रहा है, या होंठ मूव नहीं कर रहा है, कमजोरी टांगें आ मूव जाए नहीं कर किसी रही हैं, से। या जुबान लड़खड़ा रही है जी, अचानक, जी फालिज अचानक होता है, जी यानी एकदम आप ठीक है, अचानक ये चीजें हो गई, फौरन हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा आपने काफ़ी डिटेल में अलामतों की हमें बताया कि किस तरीके से टुवर्ड्स हॉस्पिटल रश करना है। एक और चीज़ है, जो न्यूली डायबिटिक होते हैं पेशेंट्स, जिनको नई नई डायग्नोज होती है, तो उनको थोड़ा सा रमज़ान में और वैसे नॉर्मली भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करें, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो देखिए ना, न्यूली डायग्नोज एक जनरल टर्म है बिल्कुल, उसमें हर तरह के लोग हमने देखे हैं। न्यूली डायग्नोज वो होते हैं जो अचानक शौकिया शुगर चेक कराई, पता चला कि भाई ये तो डायबिटिक है। अच्छा तो वो हल्की डायबिटिक अमूमन होती है, क्योंकि इतनी प्रोग्रेस अभी नहीं होती। कुछ ये कि लेट यानी अंदर छुपी होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो 95% डायबिटिक पेशेंट को ये टाइप 2 होती है, 5% को टाइप 1 होती है। तो इनमें 4-5 साल छुपी होती है जिस्म के अंदर टाइप 2 डायबिटीज। तो फिर पता तब चलता है, या तो अलामत जाहिर हो, अलामत वही है कि यूरिन पास होना, प्यास, भूख, कमजोरी, ये सब। मगर ये अलामतें टाइप 2 में नहीं होती, मैं बताऊं 95% पेशेंट में ये अलामतें नहीं होती। अच्छा हाँ, इत्तफाकिया शुगर चेक करके पता चलता है कि ये तो टाइप 2 डायबिटिक है। तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि अभी आज डायग्नोज हुई और 400 शुगर है, टाइप 2, HbA1c 10 है, जो मैक्सिमम 7% होनी चाहिए, 10 है, ये ऐसे भी हमने देखे हैं पेशेंट। तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से रुजू करें। फिर वही बात है कि वो इन 3 कैटेगरी में फिट करके, अमूमन ये नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं, ग्रीन कैटेगरी में, मगर कोई गारंटी नहीं है कैसे हो सकता है कि वो मीडियम कैटेगरी में हो। अच्छा देखिए ना, शुगर टाइप 2 जो है ना, वो जब फर्स्ट टाइम जाहिर होती है तो 19% को ऐसा भी कमजोरी पहले ही हो चुकी होती है। अच्छा। यानी वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो ये इसको अंडर एस्टिमेट न करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये किस्सा जो है ना, ये बहुत तवील अरसे से पीछे चल रहा है, 5-10 साल से। अच्छा। और अभी पता चला है उसका। सही, ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा बताया है। न्यूली डायग्नोज को भी अब थोड़ा सा जो डायबिटिक हैं उनको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि उन्हें क्या करना है। एक जनरल क्वेश्चन है जो आपसे भी सर लोग करते होंगे अक्सर, जो रेड जोन में आते हैं, येलो ग्रीन जोन दोनों में आते हैं, तो लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि जैसे रमज़ान का महीना है, तो इफ्तार के दौरान या सहरी के दौरान ऑयली अशिया का बड़ा हमारे यहाँ ट्रेंड है कि समोसे, पकोड़े और दूसरी तली हुई चीज़ें वगैरह। तो अब जब ज़ाहिर टेबल पे रखी हुई हैं और अल्लाह ताला ने अता की हैं, तो दिल तो करता है खाने का। तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या उनको इजाज़त है खाने की, या यहाँ भी कंट्रोल करना है? आयली और मीठी दोनों, दोनों चीजें। हाँ जी, जलेबी तो, और ये तो जरूरी है ना कोई भी पार्टी हो तो मीठा तो बहुत चलता है। अच्छा, देखें, ये बहुत हम लापरवाही करते हैं, बदपरहेजी करते हैं। हम समझते हैं कि पकोड़े और समोसे और ये रोल वगैरह इसके बगैर हो ही नहीं सकती इफ्तारी। ये बहुत गलत फहमी हमारे यहाँ।
बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। अच्छा मैं एक बात बताऊं कि इफ्तारी में हमारे ट्रेडिशनल कुछ फूड है, जी जी समोसे ये तो आपने बता दिए, पकौड़े वगैरह, मगर हम फ्रूट चाट भी खाते हैं, जी, दही बड़े भी खाते हैं, लाजमी। चने भी खाते हैं। जी जी अच्छा अब देखें इनको अगर एनालाइज करें तो समोसे वगैरह ये पकौड़े तो हम कहते हैं कि बेहतर है न खाएं, ना मगर न खाना कोई जुल्म है उनके ऊपर। रमजान में सब खा रहे हैं और उनको कहे न खाएं, जाहिर सी बात। तो ये उनके देखिए ना, समोसे पकौड़े जहर नहीं है कि आप खाते ही बस छक से बेहोश हो जी। जाओगे, इस तरह नहीं है। आप चखें उनको, उनका टेस्ट लें। आप जरूरी नहीं कि आप सारी प्लेट साफ करें 6 समोसों की, जी आप आधा समोसा लें, उसको टेस्ट करें। पकोड़ा आप जरूरी नहीं कि 10 पकोड़े खा लें, आप एक पकोड़ा या 2 पकोड़े मैक्सिमम लें। खजूर तो 2 ले सकते हैं, ये जी। तो जायज है, अच्छा बशर्ते शुगर कंट्रोल में हो तो। अच्छा तो ये आप ले सकते हैं ना, मगर उनसे पेट न भरें आप, समोसे पकौड़ों से पेट उनसे भरें जो हेल्दी फूड है। अच्छा देखिए, चने अगर हम एहतियात से बनाएं, मीठा न डालें उसमें, तो अच्छा चने तो खा सकते हैं ना, चाट जो कहते अच्छा हैं। बॉइल्ड वगैरह में हाँ, खा ये लें, मसाले अगर वो इमली ज्यादा तले वगैरह हुए ये ना शुगर हो। नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा ये मसाले जो डालते हैं ना चने में, या प्याज डालते हैं, जी, जी, टमाटर जी। डालते हैं, ये तो हेल्दी सैलेड फूड की है तरह। ना, तो आप चने ले सकते हैं, चना चाट जिसे कहते हैं। अच्छा दही बड़े भी अगर आप मीठे न करें, और तो थोड़े बहुत दही बड़े भी खा सकते हैं ना। अच्छा दही बड़े भी बेसन है और दही है ना, बस ये मसला है कि अच्छा। फ्राई होते हैं पहले जी जी पकौड़ों की तरह, ये थोड़ा मसला है, तो ले सकते हैं ये। चलिए। इस तरह ये कोल्ड ड्रिंक का मैं जिक्र करूं कि 330 ml, 330 ml की जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, जो नॉर्मल होती है, जी, जी। उसमें 6 चीनी के चम्मच होते हैं, ओह इतनी शुगर होती है उसमें। तो सॉफ्ट ड्रिंक तो बिल्कुल बंद करते हैं, रमजान में भी और वैसे भी बंद करते हैं प्लीज। और लोगों का ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि डाइट सॉफ्ट ड्रिंक जो है, जी जी कोल्ड ड्रिंक जी उसमें डाइट चीनी नहीं। या 0 कैलोरी, वो तो हम ले सकते हैं, उसमें तो हाँ। शुगर नहीं है। भाई उसमें इतने केमिकल हैं कि रिसर्च आ चुकी है कि वो ज्यादा डेंजरस है। ओह हाँ, तो इसको आप अंडर एस्टिमेट न करें। अच्छा डाइट कोल्ड ड्रिंक को आप 6 महीने रखते हैं, वही जायका रहेगा, इतने केमिकल प्रिजर्वेटिव उसमें डालते हैं। अच्छा तो ये तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है डाइट में। ये सही बात। दोबारा कहूँ कि ये ना समझे कि शुगर फ्री है तो आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो ये एहतियात करें। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छे से डिटेल में हमें बताया, और नाजरीन के लिए भी ये खुशखबरी है कि वो सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में और जी लिमिट में रह बिल्कुल। के। या आपने इवन मैं टेस्ट करना बताता है। हूँ कि शादी में जा रहे हैं, सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जी तो 2-3 घोंट ले, कोई जहर तो नहीं है ना कि आप जी जी ठग बिल्कुल। से हाँ अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, इस तरह तो जी नहीं है ना। बिल्कुल तो आप ले सकते हैं, मगर देखें आप थोड़ा 2-3 घोंट लें, टेस्ट लें, बस खत्म। सही बात है। बाकी पानी पिए, मिनरल वाटर। जी बिल्कुल। तो सर ने बड़ा डिटेल में बताया, खुशखबरी नाजरीन के लिए कि वो समोसे भी खा सकते हैं, पकोड़े भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिट आपको सर ने बताई है कि आपने कितना खाना है, कैसे खाना है, टेस्ट करना है, पेट नहीं भरना समोसे पकोड़े और बाकी ऑयली चीज़ों से, और खाने में नॉर्मल ग़िज़ा को, सादी ग़िज़ा को शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। सर आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया फोकस चैनल की जानिब से, अपने कीमती वक्त में से हमारे पास टाइम निकाल के आप आए और इतनी अच्छी बातें नाज़रीन को बताई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी आज के प्रोग्राम से, और आपकी बहुत सारी मिथ्स क्लियर हो गई होंगी। और अगर इस हवाले से कोई और सवाल आपके जहन में, कोई और मिथ है, कोई और सवाल करना चाहते हैं, या कोई और किसी और टॉपिक पे हमसे बात करना चाहते हैं, या अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, और स्क्रीन पे चल रहे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल से हमें राब्ता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका क्या सवाल है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और मीडिया फोकस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।